जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 30 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं। प्लस इसके अलावा यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। ज्ञान सर का पेड कोर्स है, पेड बैच है और उत्तर प्रदेश पीएससी का टॉप नंबर 1 बैच है ये। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, प्लस हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के कौन से टॉपिक्स जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो तिब्बतन प्लेटू जो है, तिब्बत पठार जो हम लोग को देखने को मिलता है, उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, यानी कि ये पठार टूट रहा है, लैंडस्लाइड्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन रेलवेज की ग्रीन एनर्जी शिफ्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम लोग को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ाना है, तो इस पर हम बात करेंगे। और कार्बन साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक्चुअली में जनरल स्टडीज का टॉपिक है, जो एनवायरमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज नोट डाउन करने को कह रहा हूं सिर्फ वही चीज नोट डाउन करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो रिसेंट रिसर्च में ये हाईलाइट किया गया है कि आज की डेट में मास फास्टिंग के इवेंट्स बहुत ज्यादा हम लोग को तिब्बतन प्लेटू में देखने को मिल रहा है 2017 के बाद से। स्पेशली एक क्षेत्र है सेडोंग सेडोंगपू गली, सेडोंगपू गली। तो क्वेश्चन आ सकता है सेडोंगपू गली जो है वो कहां पर है, तो तिब्बत, थोड़ा सा ये लिख लो, ये ध्यान में रखना। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये किस चक्कर में हो रहा है, तो आप जानते हैं कि ये क्षेत्र में बहुत तेजी से गर्माहट हो रही है, गर्म हो रहा है ये क्षेत्र, इसलिए हमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। और इस प्रकार की स्थिति के कारण, मास फास्टिंग के कारण, मतलब कि वहां पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो पठार है, अब तिब्बत पठार है, तो वहां पर जो बर्फ है वो पिघल रही है काफी तेजी से। तो फ्लड आने के रिस्क भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो स्टडी के अंदर जो है वो क्या चीज बताई गई कि 2017 के बाद से मास फास्टिंग के इवेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें 700 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा डेब्रिस यानी कि मलबा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 2017 के बाद से इस गली में आ चुका है, जमा हो चुका है। फिर इसके अलावा सैटेलाइट डेटा जो है वो देखा गया 1969 से लेकर 2013 का। तो उसमें ये बताया गया कि मास फास्टिंग के बहुत सारे इवेंट सामने नजर आए, जिसके अंदर आइस रॉक एवलांचेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जो है वो ढली है, राइट, मतलब नीचे की तरफ खिसकी है। आइस मोरीन एवलांचेस हम लोग को देखने को मिली है, ग्लेशियर डेब्रिस फ्लो हम लोग को देखने को मिला है, राइट। और 68.4% ये इवेंट जो है वो 2017 के बाद से हो गया है। मतलब कितना, देखो 70%। मतलब अगर आप देखोगे 1969 से लेकर 2023 तक का समय, उस समय में 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6-7 साल के अंदर स्थिति 70% खराब हुई है, सोचो आप। यानी कि इतने पूरे एरिया में पिछले सालों में 1969 से लेकर 2017 तक 2017 तक सिर्फ 30% ये केसेस नजर आए, बट 2017 के बाद 70% केस हो गए। मतलब सोचो कि कितना तेजी से इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का देखने को मिल रहा है, और आने वाला समय और भी काफी खराब हो सकता है। पहली मास फास्टिंग का इवेंट जो है वो सेडोंगपू गली में 1974 और 1975 के बीच में देखने को मिला, और मेजर इवेंट जो है वो 2017 के बाद से हम लोग को देखने को मिले। क्या कारण है? तो कारण आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सेस्मिक एक्टिविटी। सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक वाली, भूकंपीय गतिविधि जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसका टेम्परेचर जो है, ये जो क्षेत्र है सेडोंगपू, यहां पर -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस 2012 से पहले था, और 0 डिग्री के आगे टेम्परेचर जो है बढ़ा ही नहीं है, माइनस में ही रहा है, राइट। और एक एनुअल टेम्परेचर इंक्रीज हम लोग को 0.34 डिग्री से लेकर 0.36 डिग्री सेल्सियस का नजर आया 1981 से लेकर 2018 में। बट हमें देखने को मिला 1970 के बाद से ग्लोबल एवरेज रेट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 1.7 डिग्री सेल्सियस पर सेंचुरी का नजर आ रहा है, यानी कि हर 100 साल में 1.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है।
अब इम्पैक्ट जो है वो इसका क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये मलबे जो है वो नीचे आते ही आ रहे हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये पिघलेंगे तो पानी का लेवल जो है वो राइज होगा। और अरुणाचल प्रदेश और आसाम को काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड के इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट? बाढ़ आ सकती है। इससे पहले काफी सारे ब्लॉकेजेस जो हम लोग को देखने को मिले थे, उसके कारण से फ्लैश फ्लड हुई थी सन 2000 में। अरुणाचल प्रदेश और आसाम का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी। फिर फ्यूचर जो है वो फ्लड रिस्क का बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर इन सब से, यानी कि ये जो स्थिति है अभी जो हम लोग को मास वास्टिंग देखने को मिल रही है, बर्फ जो पिघली है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही है लगातार तिब्बत में, राइट? जितना एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्फ से जो ढका हुआ है वो घसीटता जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके कारण से स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है नीचे वाले एरिया में, ऑब्वियसली। तो सेडोंगपू गली के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सेडोंगपू ग्लेशियर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और यहाँ पर जो नदी है, नदियों के नाम लिख लेना। यारलंग जैंगबो या सैंगपो रिवर जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं, इसी के नीचे ही है। और ये एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी कि तिब्बत की बॉर्डर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ मतलब बाउंड्री लाइन जो है वो शेयर करती है। और यहाँ पर सैंगपो नदी जो है वो सियांग नदी बन जाती है यहाँ पर आते आते। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की हम लोग को डाउन स्ट्रीम जो है वो देखने को मिलती है, राइट? और सियांग सियांग जो है वो दिबांग और लोहित नदी के साथ जो है वो मर्ज होती है और ब्रह्मपुत्र नदी बना लेती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है नदी सैंगपो, सैंगपो हमें पता है, और सियांग इसको जो है वो कहा जाता है। सैंगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, राइट? चाइना में जो चलता है। तो जैसे ही ये पलट के वापस आती है इंडिया के अंदर, तो उसको ब्रह्मपुत्र जो है वो हम लोग कहते हैं। और फिर बांग्लादेश में जमुना इसको जो है वो कहा जाता है, और बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जो है ये रिलीज हो जाती है। तो ये फैक्ट तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको पता ही होगा, बट यहाँ पर आपको सेडोंगपू गली जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर, ये तिब्बत एरिया में है, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो अलग अलग प्रकार के मास वास्टिंग इवेंट होता है। एक मास वास्टिंग इवेंट ऐसा होता है कि एक बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है, वो गिर रहा है नीचे, एकदम से हम लोग को देखने को मिलता है कि बड़ी सी चट्टान जो है वो स्लोप में नीचे ढह जाती है। फिर लैंडस्लाइड्स को भी हम लोग मास वास्टिंग बोलते हैं, या रॉक्स जो होते हैं, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं वो नीचे की तरफ रोल डाउन होते हैं। कई बार मलबा बहुत ज्यादा होता है, राइट? जैसे कि आपको पता है कि नदियां जो है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, कंकड़ पत्थर ये सब चीजें, तो वो एक एक जगह पर जमा हो जाता है और एकदम से जब वो रिलीज होता है तो वो मलबा होता है, वो फ्लो करता है। एवलांचेस हम लोग को देखने को मिलता है। एवलांचेस जो होता है, अब देखो क्या होता है इसके अंदर, सडन मास मूवमेंट ऑफ रॉक और आइस अंडर ग्रेविटी। बहुत बड़ा एरिया बर्फ का या चट्टान का एकदम से ग्रेविटी के कारण नीचे जो है वो आ जाता है। स्लोप क्रीप भी हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें जो है वो रॉक जो है वो, मतलब चट्टान बड़ी सी जो है वो स्लोप में स्लाइड होती हुई जो है वो नीचे आ जाती है, राइट? तो ये इन सब इवेंट्स को हम लोग मास वास्टिंग इवेंट जो है वो कहते हैं। इसके अलावा इम्प्लीकेशन इंडिया और बांग्लादेश के क्या होंगे, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि सेडिमेंटेशन जो है वो बढ़ जाएगा। यस, काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये नदी अपने साथ जो है वो काफी सारे मलबे लेकर आती है, तो एक जगह पर इकट्ठा हो सकता है, जो सैंगपो सियांग ब्रह्मपुत्र जमुना रिवर सिस्टम जो है उसको बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर पूरे दुनिया भर में इस सिस्टम में जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। चाइना ने प्लानिंग करी है कि 60 गीगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो सैंगपो नदी के ऊपर वो शुरू करेगा। अब ये सेडिमेंटेशन का लेवल जो है उस प्रोजेक्ट को भी हैम्पर करेगा। फिर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ जो है वो आ सकती है। लोकल फिशिंग लाइवलीहुड जो है वो इम्पैक्ट होगा, यानी कि लोगों की आजीविका पर खतरा पड़ेगा जो फिशिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो ये सब फैक्ट्स आप ध्यान में रखो। इसमें देखो आपको सिर्फ ये करना है, मास फास्टिंग के टाइप्स क्या है ये बस लिख लो। हालांकि ज्योग्राफी के अंदर ये पढ़ाया जाता है डिटेल में, राइट? प्लस आपको जो मैंने आपको सिडोंगपू गली बोला था, तो वो बस आप ध्यान में रखना। और एक जनरल सी न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर तिब्बत वाले क्षेत्र में जो चट्टान जो है वो पिघल रही है, यानी कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और चट्टान जो है वो उसमें लगातार लैंडस्लाइड्स और इस प्रकार की इवेंट्स देखने को मिल रहा है, और उसकी मेन वजह है ग्लोबल वार्मिंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। 24 अगस्त 2024 को
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है ये स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लिख लीजिएगा भैया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हिंदी में भी लिखिएगा, इंग्लिश में भी, एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, लिख लो। अब देखो, नेशनल पेंशन जो सिस्टम था उससे काफी सारे लोग खुश नहीं थे और इसीलिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी ये कहा था कि भाई आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आ जाओ। तो अब हमने क्या किया है, एक नई पेंशन स्कीम लेकर आ गए जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन कब मिलती है आपको आई थिंक पता ही है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स लिखना है आप लोगों को। अब देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम गारंटी देती है कि कोई एक व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसकी जो एवरेज बेसिक पे जो होगा पिछले 12 मंथ मंथ में रिटायरमेंट के, यानी कि जब समय वो रिटायर हो रहा है उसके पिछले 12 महीनों में, पिछले 1 साल में उसका जो एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50% जो है वो पेंशन मिलेगा। लिख लो। अब नया सिस्टम जो है वो क्या कह रहा है कि जिसका जब भी कोई व्यक्ति रिटायर होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके पिछले 1 साल में, लास्ट 12 मंथ्स में जो उनकी एवरेज बेसिक पे की सैलरी होगी उसका 50% उनको पेंशन मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा गाइस क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, ये पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने 25 साल तक जॉब करी है, 25 ईयर्स तक, और शॉर्टर सर्विस के केस में मिनिमम 10 साल तक जॉब की होनी चाहिए। तो लिख लेना। तो जॉब में ये बेनिफिट जो मिलेगा पेंशन का वो मिनिमम 25 ईयर्स जॉब करी है तभी मिलेगा, या फिर शॉर्टर सर्विस में मिनिमम 10 साल की जॉब होना जरूरी है। जो भी रिटायर हो रहे हैं एटलीस्ट 10 ईयर की सर्विस में, उनका जो ये पेंशन होगा वो मिनिमम 10,000 पर मंथ होगा, यानी कि शॉर्टर सर्विस के लिए पेंशन होगा मिनिमम 10,000 पर मंथ। और अगर रिटायरी की डेथ हो जाती है तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है उनको 60% पेंशन जो है वो रिसीव होगी, जो उन्होंने लास्ट विड्रॉ करी थी उसका, मतलब जो उनकी पेंशन ऑलरेडी थी ना पहले से, जो उन्होंने अभी लास्ट विड्रॉ करी है अपनी पेंशन, जो भी उनको पेंशन आती थी उसका 60% जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा इमीडिएट फैमिली मेंबर को। इसके अंदर इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन किया गया है, डियरनेस रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कैलकुलेट किया जाएगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, उसी आधार पर जो है ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होगा, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाएगा डियरनेस के तौर पर, डियरनेस रिलीफ के तौर पर। नेक्स्ट, अगर किसी को लमसम पेमेंट जो है वो चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है। जो रिटायरी जो होते हैं उनको लमसम पेमेंट मिल सकती है, कितनी मिलेगी? 1/10 उनकी सैलरी की, राइट, यानी कि उनका बेसिक पे प्लस उनका डियरनेस अलाउंस जो है उसका 1/10 जो है वो एक बार में वो निकाल सकते हैं, लमसम पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इसको कंपेयर किया गया ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के साथ। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसमें पेंशन फिक्स की गई थी 50%, लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा फीसदी जो है उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए डियरनेस रिलीफ भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। ये ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसी पेंशन स्कीम की डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसलिए अब ये नई पेंशन स्कीम जो है वो लाई गई, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर कुछ समय के लिए यानी कि 1 जनवरी 2004 में इंट्रोड्यूस कर दिया नेशनल पेंशन स्कीम को, और नेशनल पेंशन स्कीम ने ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो रिप्लेस किया। और किस पर्पस के लिए? जो अनफंडेड पेंशन का बर्डन आ रहा है उसको ठीक करने के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं कि सरकार के ऊपर जो बोझ आ रहा था ना, काफी सारे ऐसे पेंशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे थे, राइट, तो उसका बोझ सरकार के ऊपर जो लगातार आ रहा था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। अब जो न्यू पेंशन स्कीम से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर ये कहा कि दोनों ही एम्प्लॉय को और गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय जो है वो 10% अपने बेसिक पे और डियरनेस का कंट्रीब्यूट करेंगे, और गवर्नमेंट जो है वो 14% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, और प्रपोजल ये रखा कि इसको बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा उसकी सैलरी का, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी का। और मार्केट लिंक्ड स्कीम जो है
ये हम लोग को देखने को मिली, जहां पर एम्प्लॉय जो है वो चूज कर सकते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो पेंशन फंड मैनेजर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उनकी पेंशन को और यानी कि उनका जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए एक म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन इसके अंदर दे दिया था। अब ये वाली जो चीजें थी न्यू पेंशन स्कीम, वो लोगों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, राइट, क्लैरिटी नहीं थी। तो इनने बोला कि भाई इसको हटाओ और एक नई लेकर आओ, और अब नई आ गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये फैक्ट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे की चर्चा करें। अब न्यू पेंशन स्कीम को बहुत ज्यादा, अब मतलब इससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा था और रिक्वायरमेंट थी कि भाई एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसे कोई कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर कमिटी बैठती है, किसकी चेयरमैनशिप में? फाइनेंस सेक्रेटरी की, अब आज की डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो स्टैब्लिश हुई है 2023 में रिव्यू करने के लिए पेंशन की पॉलिसीज को। और इन्होंने ही फिर बोला कि एक नई पेंशन स्कीम लाई जाए जिसका नाम रखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, बट इसको स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सकती हैं। एम्प्लॉय जो है वो आज की डेट में न्यू पेंशन स्कीम के अंडर है और वो ऑप्ट कर सकते हैं कि उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मतलब कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर अगर वो चूज करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, तो दोबारा से न्यू पेंशन स्कीम की पॉलिसी जो है वो नहीं ले पाएंगे। फिर इनिशियल एक्सपेंडिचर जो होगा अरियर्स का, ये 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और इसमें एनुअल कॉस्ट जो होगी वो 6,250 करोड़ रुपए बताई जाएगी। इसके अलावा ये बेसिकली सरकार के ऊपर ये बोझ जो है वो इस नई पॉलिसी के तहत जो है वो पड़ेगा। कंसर्न ये है कि ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के फाइनेंस को अफेक्ट करेगी, और डेट टू जीडीपी रेशियो जो हम लोग को देखने को मिलता है उस पर और भार पड़ेगा। और एक स्टडी ने यह भी बताया है कि अगर सभी स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस चली जाती हैं, तो सरकार के ऊपर कितना बर्डन होगा न्यू पेंशन स्कीम का? 4.5 गुना ज्यादा, और 2060 तक हमारी जीडीपी का 0.9% जो है वो इसी में जाता, यानी कि इतना बर्डन सरकार के ऊपर। तो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लाया गया है। बेसिकली काफी सारे लोग न्यू पेंशन स्कीम से खुश नहीं थे, इसको ध्यान में रखते हुए। एनीवेज, तो ये था टॉपिक। इसमें आपको मेनली जो चीज ध्यान में रखनी थी वो ये ध्यान में रखनी थी कि ये वाला पोर्शन कि क्या प्रोविजन है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, बस, और कब से लागू होगी, और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बेसिक फैक्ट जो मैंने भी आपको यहां पर समझाए थे। सिर्फ इतना आपको जो है वो लिखना है इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडियन रेलवेज की ग्रीन एनर्जी शिफ्ट की बात हो रही है। इंडियन रेलवेज जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगी 2030 तक, इस पर वो प्रयास करिए, इसका टारगेट है, लिख लो भैया, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का प्रयास है इंडियन रेलवेज का 2030 तक। और रेलवे का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी 2029-2030 तक जो है वो 30,000 मेगावाट जो है वो बढ़ाएंगी। ये लिख लेना, सेकंड पॉइंट भी। ये न्यूक्लियर पावर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट की जाए, यानी कि न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, पावर जनरेट किया जाए। रेलवे ऑलरेडी जो है वो डेवलप कर रही है सोलार, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिससे कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को वो मीट कर सके। कौन से? ये वाले टारगेट को, कि नेट जीरो एमिटर इसको बनना है। अब न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इंडियन रेलवे तौर तरीके ढूंढ रही है कि वो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करें, कि जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो वो रिलाय कर रही है तो वो रिलाय ना करें। इन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी डिस्कशन किया, राइट, और इस पर डिस्कशन जारी है, तौर तरीके लाए जा रहे हैं। 2013 में एक डिस्कशन हुआ था ये, जिसमें 400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया गया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर एक जॉइंट वेंचर का प्रपोजल भी रखा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, बट वो रेलवेज अभी उसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर रही है, उस ऑफर को। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स के बारे में हम जो है वो चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली 147 मेगावाट सोलार पावर 2023 में, इंक्लूडिंग रूफटॉप और लैंड बेस्ड जो प्लांट थे सोलार प्लांट्स, वो इंडियन रेलवेज ने अचीव कर लिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवेज के पास 147 मेगावाट सोलार पावर
कैपेसिटी जो है वो अभी है। नेक्स्ट, टोटल 2637 स्टेशन और सर्विस बिल्डिंग जो है वो उसमें सोलर रूफ टॉप प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, जो कि 177 मेगावाट की पावर जो है वो जनरेट करने में सक्षम है। विंड पावर डेवलपमेंट की बात करें तो 103 मेगावाट की विंड पावर प्लांट, ये लिखने की जरूरत नहीं है पूरे आंकड़े, ठीक है। 103 मेगावाट की विंड पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जा चुका है, जो कि रेलवे की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और 2150 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डेवलप की जा रही है इस मोड के थ्रू। फिर हाइड्रो पावर, रेलवे जो है वो प्लान कर रही है कि वो हाइड्रो पावर रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करेगी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो रेलवे ने अभी तक सोलर पावर और विंड पावर में एक अच्छा अचीवमेंट जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे जो है वो सेटअप कर रही है अपनी खुद की कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट्स, यानी कि खुद से पावर जनरेट करेंगी ये। इसमें स्मॉल रिएक्टर्स और पावर प्लांट्स भी जो है वो मतलब शामिल किए गए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई जो है वो बरकरार रहे। प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव रेवेन्यू मॉडल जो है वो डेवलप किया जाए, परचेज एग्रीमेंट जो है वो तैयार किए जाए, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफी कम लगे। रेलवे जो है वो एक्सप्लोर कर रही है कि वो पार्टनरशिप करेगी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर जो है वो और बेहतर तरीके से रेलवे ऑपरेट कर सके। फिर इसके अलावा इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के इंडिया में, तो आप जानते ही हैं इंडियन रेलवे को बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा ट्रेन्स और ऑफिसेस को ऑपरेट करने के लिए उनका इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, 20,000 करोड़, याद रखिएगा। और ये शिफ्ट जो है वो अब कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर पावर की तरफ, तो इनका खर्चा जो है वो काफी बचेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक लगभग 63,500 रूट किलोमीटर रेलवे नेटवर्क के जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, और इसमें 96% से भी ज्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क हम लोग को देखने को मिला। ब्रॉड गेज यानी कि वो बड़ी ट्रेन की लाइन जो नॉर्मल जो हम लोग को देखने को मिलती है, अब तो ब्रॉड गेज ही हर जगह। और काफी सारे जोनल रेलवे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ये ग्रीन इनिशिएटिव और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को जो है वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज में जो है वो इजिली पेमेंट कर सकें। तो ये G20 के एजेंडा की मेन प्रायोरिटी थी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ाना। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी मतलब जैसे हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो फाइनेंशियल जो सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है उसको बेटर बनाना है। एफएसबी ने आइडेंटिफाई किए हैं मेजर चैलेंजेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, जिसमें हाई कॉस्ट और रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आओ, जल्दी से जल्दी पेमेंट पर फोकस करो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी पता है। मार्केट जो है वो इन पेमेंट की वो 181.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2022 में रही है, और ये 356.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी 2032 तक। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इसकी 7.3% की दर से जो है वो चलेगी 2023 से लेकर 2032 तक। पहले भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये मैनुअली जो है वो होता था, अब आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो गया है। जैसे पहले जो होता था वो क्रेडिट चेक्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होके आया, और अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो हमें डिजिटली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो मतलब करवाने के लिए एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि बैंकिंग सिस्टम की जो है वो आवश्यकता है, राइट। तो उसी को लेकर ये एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आज की डेट में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर क्या क्या चैलेंजेस, सबसे पहली चीज तो इसकी हाई कॉस्ट। ट्रेडिशनली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मेथड के अंदर काफी सारे इंटरमीडिएटरी बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, बिचौलिया बैंक यानी कि बीच में मिडिल मैन बैंक्स, और इसके कारण पूरी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हर एक बैंक का अपना एक कमीशन होता है, तो कॉस्ट हाई हो जाती है। ये मॉडल जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है और फिनटेक सोल्यूशन से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा पेमेंट जो होते हैं उनमें काफी दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें काफी सारे क्षेत्र जो है वो, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वो जुड़ी नहीं है इन सब फाइनेंशियल सिस्टम से। अब ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती,
राइट? पता नहीं होता कि भाई जो कॉस्ट जो चार्ज किया जा रहा है और डिले जो हो रहा है, उसका एक्चुअल कारण क्या है और वाक़ई में इतने सारे इंटरमीडिएटरीज़ हैं कि सिर्फ़ बनावटी तौर पर बताया गया है, राइट? तो ये भी होता है। इसमें बेसिकली 2 ही बैंक को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता होगी। एक तो जो मेन कंट्री का बैंक है, राइट? एक वो वाला बैंक और दूसरा दूसरी कंट्री में जो बैंक है, सिर्फ़ वो बैंक। तो ऐसे करके पेमेंट जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक और एक बेनिफिशियरी से दूसरे बेनिफिशियरी में आराम से जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि पर्सन ए टू पर्सन बी आराम से इंटर स्टेट जो है वो पेमेंट कर सकेंगे और उसमें कॉस्ट कम लगेगी। मतलब मेन देखो पेमेंट तो आज भी होती है, ऐसा नहीं कि आप पेमेंट आज नहीं कर सकते, आज भी आप कर सकते हो। क्विक होगी, फास्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिकली होगी। बट द पॉइंट इज दैट कि उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। तो यहां पर पूरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि चार्जेस को कम करना। ठीक है, इंटरलिंकिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्ट करो पेमेंट सिस्टम को अलग अलग कंट्रीज के साथ जिससे कि स्मूथ ट्रांजेक्शन हो सके। पीयर टू पीयर पेमेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन के लिए, राइट? वन टू वन, जैसे यूपीआई वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है। तो अब न्यू एज इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें, यानी कि आज की डेट में हम किन किन चीजों पर काम कर रहे हैं। तो जैसे इनिशिएटिव है पे नाउ प्रॉम्प्ट पे लिंकेज, सिंगापुर थाईलैंड के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। ये फास्ट पेमेंट सिस्टम है, ये रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो है वो तुरंत कर देता है सिंगापुर थाईलैंड के बीच में। ऐसे ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये आरबीआई की है, हमारी है डिजिटल करेंसी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो करवाना, राइट? जो सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी इश्यूज करेगी उसमें। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो बिटकॉइंस वगैरह जो होता है ना, क्रिप्टो करेंसी, वो इसी के ऊपर, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, राइट? जो कि सीबीडीसी भी इसी के ऊपर बेस्ड है। फिर यूपीआई मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूपीआई जो है वो जैसे कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में यूपीआई और ऐसी काफी सारी कंट्रीज में यूपीआई हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? कि एक्टिवेट जो है वो हो चुका है। तो इस प्रकार के सोल्यूशंस आज की डेट में लाने की आवश्यकता है और सभी कंट्रीज के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो यही है भाई, लीगल और रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है, राइट? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है, राइट? तो पेमेंट ऐसे होने चाहिए कि वो इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो होते हैं उसके अधीन हो। मतलब जांच की जाए कि भाई जो भी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है उसकी जांच होगी, वो सही जगह पर जा रही है, किसी गलत पर्पस के लिए तो नहीं जा रही, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, राइट? तो वो पूरी चीज है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब पूरे टॉपिक में एक मेन चीज थी, अब मैं इसको कंक्लूड कर दूं इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है उसमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होगे कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, किसकी बात हो रही है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तो आज भी किया जाता है, देखो यार आज भी किया जाता है, माना। बट क्या होता है, अगर हम बैंक टू बैंक जो है पेमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज बैंक होता है और काफी टाइम लगता है पेमेंट जो है वो रिसीव होने में, राइट? कई बार 3 दिन लग जाता है, 4 दिन लग जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, जैसे यूट्यूब से जब हमारे पास जो इनकम आती है, राइट, जनरेट होके, या कोई भी हम जैसे ऑनलाइन ये कंपनीज के साथ जो है गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, इनके साथ डील करते हैं, तो इनसे जब हमारे पास पेमेंट आती है ना, तो उस पेमेंट को आने में करीब 7 से 8 दिन लग जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम तो मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था, तो मैंने बैंक से कंटिन्यूअसली डिस्कशन किया, तब जाकर वो पेमेंट रिलीज हुआ, राइट? तो होता क्या है कि ये पेमेंट जो है वो क्यों ब्लॉक कर देते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत सारे इसमें बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं और इसलिए इतना टाइम लगता है, डिले होता है। मैं तो लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, हमारा लास्ट मंथ का जो पेमेंट जो आना था वो ऑलमोस्ट 1 महीने का जो है वो डिले हो गया था, राइट? तो लगातार बैंक से डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है। सोचिए आप। तो यही चीज बताई जा रही है कि इस प्रकार से डिले ना हो, डायरेक्ट पेमेंट जो है वो क्विकली ट्रांसफर हो सके और कम कॉस्ट में। और कम कॉस्ट कब होगी, जब काफी सारे मल्टीपल बैंक्स नहीं होंगे। जैसे कि अब जैसे इंडिया और सिंगापुर के बीच में डायरेक्टली यूपीआई हो सकता है, तो हमने क्या किया, हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया। तो अभी ये पूरा आर्टिकल ये कह रहा है कि ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा सिंगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि क्विकली पेमेंट कर सके, एक सिंगल सिस्टम सभी के लिए। अब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग के साथ एग्रीमेंट करेंगी तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं कि एक सिस्टम बनाओ जो सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल हो। तो इसको लेकर ये आर्टिकल है। तो आई होप कि अब जो मैंने अब आपको बताया है तो उसमें आपको और चीजें क्लियर हुई होंगी। और इसमें आज की डेट की जो इनिशिएटिव है, जिस पर आज की डेट में काम किया जा रहा है, वो लिख लो, राइट? कि ये चारों पॉइंट्स आप लिख लेना बस, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। दैट्स इट। अब आगे बढ़े। अब देखो, ये टॉपिक है कार्बन साइकिल का, ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग प्रकार की साइकिल्स होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, वैसे ही कार्बन साइकिल होती है। कार्बन साइकिल मतलब
आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ता है। यस, तो ये एक साइकिल हो गई। दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है कि फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो उससे क्या रिलीज होता है, कार्बन रिलीज। जैसे पेट्रोल है जो है गाड़ी के अंदर, वो जल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। पॉइंट पॉइंट क्लियर। बट वो पेट्रोल जो बन रहा है उसमें कार्बन कहां से आया, उसमें कार्बन वो सड़े प्लांट्स एनिमल से आया, राइट। मतलब कि जो सड़ चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, जमीन में सालों साल तक, आपने पढ़ा है ना ये, कि सालों साल तक प्लांट और एनिमल, डेड और डीकेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वही जीवाश्म बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं। यस, तो उनके पास कार्बन कहां से आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास कार्बन स्टोर्ड था, और वही कार्बन हम फॉसिल फ्यूल को जलाकर एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। तो ये कार्बन जो है, हमने क्या कर दिया है, हमने जो नॉर्मल जो साइकिल होनी चाहिए कार्बन की, राइट, उसको हमने इम्बैलेंस कर दिया, क्योंकि हमने एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन जो है वो रिलीज कर दिया, और उसी को तो रोकना है। तो उसी से रिलेटेड स्टडी है ये, जो हमें बताएगी कि कितने लंबे समय तक प्लांट के अंदर कार्बन जो है वो स्टोर रह सकता है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत सालों से, अरबों वर्षों से कार्बन साइकिल जो है वो एक नेचर का मैकेनिज्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में, उसको हटाना, रिमूव करना। अब जैसे कि वॉल्केनो जब फटता है, राइट, तो उससे भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, राइट। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो रेगुलेट होता है। मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने का काम करते हैं। इसलिए तो आज की डेट में बोला जा रहा है कि भाई एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ, है ना। स्टडी जो है वो बता रही है हम लोग को कि हमने जब न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, राइट, तो उसमें जो कार्बन 14 रिलीज हुआ, यानी कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये डेटा बताएगा कि कितना उस समय से लेकर अभी तक के पीरियड में कितना प्लांट्स ने ये कार्बन 14 को इनटेक किया है, न्यूक्लियर टेस्ट वाले। यस, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो अधिक मात्रा में जो कार्बन होता है जो हम लोग रिलीज करते हैं, वो प्लांट जो है वो इनटेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस एनवायरमेंट को, इस पर्यावरण को जो है वो संतुलित करना है, राइट, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें संतुलन बना के रखना है, राइट। तो ये संतुलन बनाने के लिए प्लांट्स इनटेक कर रहा है, और हमने क्या किया, प्लांट्स को ही काटना शुरू कर दिया, तो इम्बैलेंस और हो गया। तो इसलिए तो आज की डेट में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहले के कंपेरिजन, यानी कि आज की डेट में प्लांट्स को स्टडी किया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि पहले के प्लांट्स के कंपैरिजन में आज के प्लांट ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक जो है वो कर रहे हैं। सजेशन ये है कि लगभग 80 बिलियन टन कार्बन हर साल प्लांट्स में स्टोर होता है। हाउएवर प्लांट जो है वो रिलीज कर देते हैं ये एटमॉस्फेयर में वापस बहुत ही जल्दी, राइट, क्योंकि जब प्लांट, जब उनकी लास्ट स्टेज आएगी, डेथ की स्टेज आएगी, तो ये एनवायरमेंट में वापस रिलीज भी जो है वो कर देंगे। और करंट क्लाइमेट मॉडल जो है उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो एक्यूरेटली बताएगा नहीं कि भाई कितना रेडियो कार्बन डेटा है, इन जनरल ये बताया, यानी कि पूरी स्टडी के अंदर बस ये बताया जा रहा है कि आज की डेट में कार्बन ज्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में प्लांट जो है वो अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन रिलीज किया हुआ है। तो अभी का जो मॉडल है वो इनएक्यूरेट है, वो सही मॉडल नहीं है। तो ये सब चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। बस जो चीज मैंने आपको बताई वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये मेन कार्बन साइकिल का एक पार्ट है, और इसमें आपको ये भी आज की डेट में एक नई स्टडी पता लग गई कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हम ज्यादा कर रहे हैं, तो प्लांट भी बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक कर रहा है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो कार्बन साइकिल के अंदर हम लोग को देखने को ये पूरी कार्बन साइकिल है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए, बैलेंस क्लाइमेट बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये पूरी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है। एनवायरमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट होता है आपको ऑलरेडी पता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो एक परत, धरती के ऊपर एक परत जो है वो बन जाती है, जो सूर्य की किरणें अंदर आती है तो उसको जो है वो ट्रैप कर देती है, राइट। और फिर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है ना। गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही है कि धरती का क्लाइमेट सिस्टम जो है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण जो है वो काफी खराब हो चुका है। बस, और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। अब आगे की चर्चा करें तो देखो, ये कोलेकेंथ लिख लो आप। 1938 में दोबारा से डिस्कवर हुआ था ये बेसिकली एंशिएंट स्पीशीज है, एंशिएंट प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है।
जिसके पंख जो होते हैं उसके अंग की तरह काम करते हैं। फिर एक प्लांट की प्रजाति है प्राचीन समय की जिसका नाम है जिंकगो बिलोबा, जिंकगो बिलोबा, ठीक है? अपने पंखों के आकार के पत्तों को बरकरार इसने रखा है। फैन शेप्ड लीव्स जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स इसने मेंटेन किया हुआ है। तो ये बस ये ध्यान में रखो कि ये प्रजातियां हम लोग को एंशिएंट टाइम पीरियड की देखने को मिलती हैं। न्यूजीलैंड की नेटिव प्रजाति हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जिसका नाम है टुआटारा, टुआटारा। नेक्स्ट, 8वां धम्म कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। 8वें धम्म कॉन्फ्रेंस, धर्म और धम्म कॉन्फ्रेंस। तो 2024 कॉन्फ्रेंस जो धम्म और धर्म कॉन्फ्रेंस की थीम है कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धम्म, लिख लेना। धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हिंदू और बुद्धिस्ट के व्यू पॉइंट जो है उनको रिकॉग्नाइज करना, राइट? नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया फाउंडेशन के द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ। बस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो है वो लिविंग फॉसिल से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। उसके सिग्निफिकेंस, उसके महत्व की बात जो है वो की जा रही है। तो आपको बताना है कि इसका क्या महत्व होता है लिविंग फॉसिल्स का, और क्यों हम लोग जो है वो प्राचीन समय के स्पीसीज को जो है वो स्टडी करते हैं। बस। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।